हेलो 1 2 3। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने वेरीफाई किया था दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जो क्लास है इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने थे और न्यूमेरिकल्स के लिए एक फार्मूला यूज़ हो रहा था और मैंने आपसे कहा था कि वो फार्मूला जो है वो आपने वेरीफाई करना है कि कहाँ से आया है। ठीक है, वो फार्मूला कुछ ये था कि वेलोसिटी जो है रूट में स्क्वायर स्पीड, आपकी जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है अंडर रूट 3 kT अपॉन एम के। ये फार्मूला ड्राइव करना आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना है इसके अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा और आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहे हैं, नंबर 1 कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, जो हमने फार्मूले सॉल्व किया था वो मीन वेलोसिटी तो थी। मीन वेलोसिटी अगर वो थी तो रूट मीन किस तरह होगी कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट भी हो सकती है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड उसी वेलोसिटी को कहते हैं जो हमने, समझ नहीं, स्पीकर प्रॉब्लम। हाँ जी, अब क्लियर है वह। अच्छा, अब इसका अगर हम डेटा बनाने के लिए जाएं तो डेटा के अंदर सबसे पहले ये हमसे रिक्वायर्ड में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मैं इसको लिख देता हूँ वेलोसिटी और नीचे सफिक्स में डाल देता हूँ आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन 1। ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री, 800 डिग्री केल्विन। तो जो टेम्परेचर इसने मुझे दिया है वो कितना है, 800 केल्विन। और किसकी बात कर रहे हैं, जिस एटम की बात कर रहे हैं, फॉर द मॉलिक्यूल्स इट्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन आपका क्या होता है, H2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो H2 होता है। हाइड्रोजन एटम कहता है तो फिर हम सिर्फ H लेते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का है तो हम क्या लेंगे, इसे H2 लेंगे। ठीक है, अब फार्मूला जो अप्लाई होगा उसके लिए मास रिक्वायर्ड है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट K रिक्वायर्ड है। K की वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है कि भाई K जो है इसकी वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये तो आपकी K की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, अब आपने जो फार्मूला है उसके अंदर मास फाइंड आउट करना है। मास आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। मास को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है या फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम केमिस्ट्री में जाते हैं और केमिस्ट्री में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। एक तो कॉमन फार्मूला जो मैंने भी आपको पढ़ा दिया कि n बराबर होता है n अपॉन एन ए। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल की बात करता है और एन ए जो है वो गॉडोज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो स्मॉल एन है ये रिप्रेजेंट करता है मोल को। और मोल का एक फार्मूला और होता है जो कि आपने बहुत पढ़ा होगा, और वो क्या था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इस n को मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आवाज़ को क्या मसला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, तो n का एक फार्मूला और है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ और मॉलिक्यूलर मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल M से, और ये बराबर हो जाएगा n अपॉन एन ए के। अब यहाँ जो मास है ये कॉन्स्ट, ये मुझे मालूम करना है, तो मैंने m को इधर ही रहने दिया, दूसरी तरफ भेज दिया n इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन ए। अब इसकी मदद से सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किस तरह मालूम करूँगा, देखो m एज इट इज इक्वल टू n की जगह क्या रखा जाएगा। आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, क्यों, आवाज़ क्लियर है, सही है सब ओके। अपने हैंड से वेरीफाई कर लो बेटा एक बार और। n की जगह पे मैंने 1 रखा, मल्टीप्लाई बाय, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन H2, तो दो का कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0.60222
मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है जी। अब अगर इस पूरी वैल्यूज़ को मैं सॉल्व करूँ, आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, कैलकुलेटर से, लेकिन बहुत ऐसा क्यों हो रहा है? कल मैं आज माइक लाना भूल गया। तेरे आवाज़ में बहुत सारे बच्चे गए, फटी फटी सी आ रही है। क्लियर है? अच्छा, खैर। अच्छा जी, इसको सॉल्व करके आप क्या फाइंड आउट करेंगे? मास मालूम करेंगे हाइड्रोजन का। ठीक है। जब आपके पास हाइड्रोजन का मास आ जाएगा तो अब आप फार्मूला लगा सकते हैं वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला फार्मूला, VRMS √3 kT/m। इसके अंदर जो k है ये कांस्टेंट है, आपको मालूम है। T जो है वो टेम्परेचर है, 800 केल्विन। M जो है वो मास है। ठीक है। और अलिशबा और इनाम, हेलो, आवाज़ आ रही है क्लियर है? ठीक है जी। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 3 kT/m। आवाज़ आ रही है बट हटा हुआ वॉल्यूम है। चलें जी, आज के लिए यही है, कल इंशाल्लाह अपना माइक निकालेंगे। अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, और अब इस जैसे तकरीबन 1000 न्यूमेरिकल मज़ीद बन सकते हैं। किस तरह बन सकते हैं? नंबर वन, जिस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात कह रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करे। जब वो गैस के कंटेनर में होगा, इधर उधर टकरा रहा होगा, तो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी स्पीड क्या होगी ये मालूम करें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता रहूँ, इसने 800 केल्विन दिया है, मैं 900 केल्विन कर दूँ, 273 केल्विन कर दूँ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूँ, तो इस तरह 1000 सवाल बन सकते हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मैं आपसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर लूँ, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो इससे भी जितनी भी गैसेस पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उन सब की बात की जा सकती है, और उन सब की रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। ये भी हो सकता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड वो आपको दे दे और आपसे बोले टेम्परेचर फाइंड आउट करो, तो ये इसका रिवर्स फिनोमेना हो जाएगा। मतलब VRMS जो है आपको गिवन है, टेम्परेचर आपने मालूम करना है तो आपने अरेंज करना होगा। तो ये तो एक सवाल हो गया वो जो एग्जैक्टली आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है। अब इस तरह के जो 1000 सवाल 5 ईयर के अंदर आ चुके हैं, जैसे नाइट्रोजन वाला 5 ईयर के अंदर आ चुका है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन। पता नहीं भाई क्यों क्लियर नहीं। मैं दूसरे कंप्यूटर में अपनी ही जो उसको है ना वो चेक कर रहा हूँ, मतलब बैठे एडमिन वाले को चेक कर रहा हूँ, तो क्लियर आवाज़ आ रही है। खैर बहरहाल इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, इसके बाद नाइट्रोजन वाला सॉल्व करके दिखाएं। नाइट्रोजन के अंदर क्या चेंजिंग मैं दो लेकर आता हूँ। एक तो आपके लिए कह देता हूँ कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है मेरे पास, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो एक चेंज तो ये हो गया इस न्यूमेरिकल के अंदर, इसको हाइड्रोजन की जगह कर दिया गया है नाइट्रोजन। और टेम्परेचर मैं इसको जगह में कर देता हूँ 273 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना। तो अब ये सवाल आपका चेंज होकर बन गया नाइट्रोजन और 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। अब इसे सॉल्व कर लें पूरे न्यूमेरिकल को, फार्मूला सामने है। और जो दूसरा सवाल है नाइट्रोजन एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे आपने होमवर्क के तौर पे ट्रीट करना है और घर से सॉल्व करना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी।
इस सवाल में आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर दिए हुए हैं और दोनों टेम्परेचर के ऊपर आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, लेकिन पार्टिकल्स की। तो जब पार्टिकल्स की बात की जाती है तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगता है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी। इस फार्मूले में के जो है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ टेम्परेचर ही तो चाहिए, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन। ठीक है, तो पहले आप 0 डिग्री पे निकालेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 हो जाएगा, तो टी की जगह आ जाएगा 273, केल्विन की जगह या कांस्टेंट, और 2/3 भी एज इट इज़ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, 273 आप ऐड करेंगे किस में, 50 में, तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 380 90 23 केल्विन। तो ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा। इस पे आपने कैलकुलेट करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसका पहला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसान सा फार्मूला, बस फार्मूला याद रखना है। दूसरा है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। पर मोल की जब बात करते हैं ना, तो जो के है ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन जब पर मोल, एक मोल की बात की जाती है, तो के की जगह आर आ जाता है, तो इज जनरल गैस कांस्टेंट। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा चेंज होके, आपका फार्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर टी। ये फार्मूला आप लगाएंगे, आर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू क्या होती है 8.13। तो इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, एक बार 0 लेना है केल्विन में कन्वर्ट करके, एक बार 50 लेना है केल्विन में कन्वर्ट करके, टेम्परेचर पे पुट करना है, आर तो आपका कांस्टेंट है, 2/3 नंबर है। सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये मोल की आएगी, तो ये बी पार्ट आपका सॉल्व होगा। और पार्टिकल के लिए ये वाला फार्मूला लगता है। बस दो डिफरेंट फार्मूले जो आपने याद रखने, इस पर अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, अब है आपकी एग्जाम्पल 11.5। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atmospheric pressure, assuming the hydrogen to be an ideal gas under the condition hydrogen has a density of 8.98 multiplied by 10 to the power minus 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसका अगर हम डेटा बनाएं, तो डेटा के एतबार से हमारे पास डेटा में जो चीज़ें गिवन है, नंबर वन क्या है, आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी चीज़ आपको दी हुई है प्रेशर, जो कि है 1 atm। अच्छा, अब ये जो आपको प्रेशर दिया हुआ है ना 1 atm, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको चाहिए प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट में, पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको पास्कल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 atm बराबर होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से आपका जो प्रेशर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्टैंडर्ड यूनिट में। अब आखिरी चीज़ बची है डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 8.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिक्वायर्ड आपसे क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो टेम्परेचर वाला नहीं लगा सकते आप, क्योंकि टेम्परेचर वाले फार्मूले में मास भी रिक्वायर्ड होगा। इसमें आसानी ये है कि आपको क्योंकि प्रेशर दे दिया और डेंसिटी दे दी, ये दो मेजर रिक्वायरमेंट थी जो आपको इसने दे दी, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फार्मूले की, जो कि हमने ड्राइव किया था कि प्रेशर बराबर होता है 1/3 डेंसिटी
वी एवरेज का स्क्वायर, ये फार्मूला था ना जहाँ से हमने ये फार्मूला दूसरा ड्राइव किया था। तब आप क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई में भेज दें, 3p, 3 टाइम्स प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और अंडर रूट लगा लेंगे तो वहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये आपको बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला। प्रेशर आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, 3 से मल्टीप्लाई करें प्रेशर को, डिवाइड करें डेंसिटी से, और स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। तो कैलकुलेट करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है, फिर हम यहाँ पे शो करें। रूट मीन स्क्वायर लिखा है बार बार, रूट मीन तो उसको बोलेंगे, रूट मीन तो नहीं हटा सकते। अच्छा जी, आपका कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स, 3 कैलकुलेटर शो हो रहा है सबको, ठीक है। कैलकुलेटर में देखिए 3 टाइम्स, सर लिखते क्यों हैं, लिखते इसलिए कि एक चीज़ तो ये मीन है, जब हमने सॉल्व की थी डेरिवेशन तो उस वक्त आपने देखा था मीन है ये, और इस पर स्क्वायर रूट भी लग जाता है, जब स्क्वायर हटाते तो स्क्वायर रूट लेते ना तो स्क्वायर रूट भी लग जाता है, ये 3 चीज़ें आ गई तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर से, प्रेशर कितना है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5, ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व होंगे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दी हुई है 8.99 10⁻², तो 899 भी लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 899 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया आंसर का आपने, क्या आंसर आ गया, -2 था +2 कर दिया एक, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 8.99 एक्सपोनेंशियल -2 इक्वल्स टू, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया 183586, बिल्कुल सही है आंसर आपका जो है, ठीक है। अब जो आप कह रहे थे कि इससे ऊपर वाला है, सर मुझे समझ नहीं आया, न्यूमेरिकल फिर से समझा दें। अच्छा जी, माँ हम न्यूमेरिकल एक बार फिर देख लो, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल, मैं सॉल्व भी करा देता हूँ इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए था, फार्मूला, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। हो ये रहा है कि आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गई। अब नेक्स्ट आपसे कहते हैं टेम्परेचर, आपको बता देते हैं, कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पहली बात सेंटीग्रेड में तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, हम इसको केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ये पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब यानी कि मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ 0 पे, 50 पे अलग सॉल्व होगा, ये 2 मरतबा सॉल्व होगा। अब आप जो फार्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का सोल्यूशन में पार्टिकल के लिए, वो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी, ठीक है। के की वैल्यू फिर से आपको बता देता हूँ 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा कैलकुलेटर है आपका स्क्रीन पे, अभी हटा देते हैं आप कैलकुलेटर की, ठीक है। तो 3/2 के टी, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गया 3/2, के की जगह 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23, और टेम्परेचर कितना आ गया 273। इस पूरे को सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, सिंपल, ठीक है। और जब पर मोल की बात करेगा तो पर मोल के लिए सिर्फ के को हम रिप्लेस कर देते हैं आर से, जनरल गैस कांस्टेंट, तो बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। सर स्लाइड दिखा दें, अभी आ गई क्लियर, स्लाइड आ रही है, या अब भी स्लाइड नहीं आ रही, कैलकुलेटर आ रहा है, आ रही है। अच्छा, अब चीज़ें भी क्लियर हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया ये वाला भी।
की थी, आगे बढ़े। उसे कुछ गैस लॉस थे जो मैंने आपको जल्दी से रिकॉल करवा दी थी, सही तरीके से कराई नहीं थी, और उससे जनरल गैस इक्वेशन भी ड्राइव होती है, वो चीज़ भी मैंने वेरीफाई नहीं की थी। तो अब उसको भी एक नज़र देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल से जो पेपर के अंदर आते हैं, न्यूमेरिकल की वजह से डेरिवेशन वगैरह तमाम सॉल्व करवाना जो है वो नेसेसरी है, ठीक है ना। ऑल दो की डेरिवेशन वगैरह आज तक मैंने नहीं देखे कि पेपर के अंदर आए हो। हाँ, केमिस्ट्री के अंदर ये पूछी जा चुकी है, लास्ट ईयर आई थी ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन, लास्ट पिछले से पिछले साल जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आ चुकी है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब गैस लॉस की अगर बात की जाए तो आपको मालूम है कि हमारे पास कितने लॉस थे, 2 लॉस थे। केमिस्ट्री में 3 लॉज हैं और फिजिक्स के अंदर 2 लॉस पढ़ाए जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर एक एवोगाड्रोस लॉ भी था, जबकि जो फिजिक्स है इसके अंदर हम सिर्फ 2 लॉस यानी कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा, बात अगर की जाए बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स ने एक आसान सी बात कही थी। क्या कही थी कि the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure of a gas provided the temperature is kept constant. Mathematically we can written that कि जो आपका वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इस कंडीशन में कि आपका टेम्परेचर जो है हम उसको कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। और इस चीज़ को देखते हुए कि अगर मैं ये जो वॉल्यूम है इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊँ और इक्वल्स टू के साइन को लाऊँ, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी। और पी को दूसरी तरफ भेज दूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। तो अब देखो, इससे ये पता चल रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम को जब जब मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका आंसर सेम आएगा। जब भी मल्टीप्लाई करें, पहले प्रेशर को पहले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम, दूसरे प्रेशर को दूसरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम, यानी कि इनका प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 2 डिफरेंट स्टेट हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है मेरे पास एक ऐसी स्टेट जिसमें मेरे पास जो टेम्परेचर है वो, सॉरी, जो प्रेशर है वो P1 है और जो वॉल्यूम है वो V1 है। और दूसरी स्टेट ऐसी है जिसमें प्रेशर जो है वो P2 है, वॉल्यूम जो है वो V2 है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इसका जो प्रोडक्ट आएगा P1 V1 का वो होगा P1 V1, और ये बराबर होगा के। और जो P2 V2 का प्रोडक्ट आएगा वो भी बराबर होगा के। तो भाई हम ये क्यों नहीं कह सकते कि P1 V1 हमेशा बराबर होगा P2 V2 के। और ये तो मैं 2 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी 100 स्टेट्स होती तो 100 में भी ये बराबर होता, P3 V3 V3 V4 P5 V5 P6 V6। तो ये आपका कहलाता है बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बात की जाए तो उसने दूसरी चीज़ को फॉलो किया था। अच्छा, ग्राफिकली अगर देखा जाए तो इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम है आपका, ठीक है, वॉल्यूम किसको, ये आपका शो कर रहा है वॉल्यूम। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम जो हो रहा है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर ये आगे जा रहा है तो प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ये ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। अब अगर देखा जाए चार्ल्स लॉ को, तो चार्ल्स लॉ में आप देख सकते हैं कि इसने बताया था रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। The volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to the temperature provided that pressure is kept constant। तो इसने ये बात कही थी कि जो प्रेशर है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रेशर जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट था। अगर मैं इसको इक्वल्स टू के साइन में लाऊं तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसके, कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिवाइड में भेज दो तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के। अब इसी तरह दो अगर डिफरेंट स्टेट की बात करें तो क्या इसको ये नहीं लिख सकता V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। और ये सिर्फ 2 की बात नहीं है, अगर 100 की बात की जाए तो इसको आगे मजीद बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है चार्ल्स लॉ। अगर इन दोनों लॉस को कंबाइन कर दिया जाए तो आपका बनता है जर्डल गैस इक्वेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, एक चीज़ को बढ़ा है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये उसको आपको इस तरह आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पर कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, तो उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वो पॉइंट होगा। इसी से हमने जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो कंडीशन थी वो मालूम की थी, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने आइडियली इसको फाइंड आउट कर लिया था ग्राफिकली।
ये भी आपको याद होगा, एब्सोल्यूट जीरो वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन की। जनरल गैस इक्वेशन ज़रा अलग तरीके से यहाँ पे सॉल्व होती है। जिस तरह आपने केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व करी है ना, वो तरीके से सॉल्व नहीं होती, इसमें थोड़ा अलग तरीका। और वो तरीका क्या है, जो सेकंड फॉर्म है ना, जो लॉस की सेकंड फॉर्म हमने पढ़ी, उसको इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास है, ज़रा समझाने के लिए क्या अलग स्क्रीन पे चले आते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास है ये एक गैस का कंटेनर जिसके अंदर गैस मौजूद है और फिटेड विद पिस्टन है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, अभी इसका प्रेशर कांस्टेंट है, अभी जो प्रेशर इसका क्या है, P1 है। अभी जो वॉल्यूम है इसका क्या है, V1 है। अभी जो टेम्परेचर है इसका क्या है, T1 है। पहले मैं इस पर अप्लाई करता हूँ बॉयल्स लॉ। अगर मुझे बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है तो मुझे प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होगा। चलो मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूँ। अब क्योंकि दो बॉक्स हो गए तो इसका फाइनल प्रेशर चेंज होकर क्या हो गया, P2। ठीक है, फाइनल प्रेशर इस वक्त चेंज होकर P2 हो गया। अब इस प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है वो नीचे मूव किया होगा। सपोज कर लेते हैं पिस्टन जो है वो आपका यहाँ पर आ चुका है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो चुका है, वॉल्यूम हो चुका है P2। लेकिन अभी इस पर मैंने सिर्फ एक लॉ अप्लाई करके वॉल्यूम चेक करा है। अभी तो मुझे इस पर चार्ल्स लॉ भी अप्लाई करना है। तो इसको मैं फाइनल वॉल्यूम नहीं कह सकता, क्योंकि चार्ल्स लॉ की वजह से भी तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो मैंने इसको सिर्फ V कह दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं इसको V2 कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं करूँगा, इसके बाद चार्ल्स लॉ को भी इस पर अप्लाई करूँगा, तब दोनों को कंबाइन करेंगे तो जनरल गैस इक्वेशन बनेगी। तो मैंने इसको V2 फाइनल वॉल्यूम नहीं कहा, फाइनल वॉल्यूम चार्ल्स लॉ के बाद बनेगा। ये सिर्फ इसको कह दिया वॉल्यूम V, ये इंटरमीडिएट वॉल्यूम। अब मैं आपसे कहूँ ज़रा अप्लाई करो बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ कहता था कि प्रोडक्ट इनिशियल का और फाइनल का हमेशा सेम होता है। तो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, ये दोनों, ये इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम। और फाइनल क्या है इस वक्त, ये दोनों। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट यानी कि P1 को V1 से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर होगा किसके, P2 को V से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप बॉयल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपने चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है तो अब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। अब टेम्परेचर T1 से चेंज होकर क्या हो जाएगा, T2। और इसका वॉल्यूम फिर बढ़ के सपोज करो कहीं ऊपर चले जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। अब इसको मैं फाइनल वॉल्यूम V2 कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर और कोई लॉ अप्लाई नहीं करना है, फाइनल लॉ था चार्ल्स लॉ, तो इसलिए इसको फाइनल वॉल्यूम कह दिया कि ये आपका फाइनल वॉल्यूम है V2। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, ऐसे कैसे हो सकता है, सबको तो आ रही है। अच्छा, अब अगर इस पर मैं चार्ल्स लॉ अप्लाई करूँ तो इनिशियल टेम्परेचर का रेशियो इनिशियल वॉल्यूम के साथ, ये था ना इनिशियल वॉल्यूम, इस वक्त जो था V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर होगा किसके, V2 डिवाइडेड बाई T2 के। तो ये चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ ये होगा। अब ज़रा इसको देखते हैं वहाँ पर डायरेक्टली। कहता है कि ऑन चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 द वॉल्यूम बिकम V। इसका वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो गया, V। इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 था। तो अगर मैं बॉयल्स लॉ इस पर अप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V। इसके बाद टेम्परेचर को चेंज करेंगे T1 से T2, प्रेशर को P2 रहने देंगे, तो वॉल्यूम इसका चेंज होकर क्या हो जाएगा, V2। फिर हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V, क्योंकि V से स्टार्ट हो रहा है, V डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या था, T1, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, T2। यहाँ से आप V की वैल्यू निकालें। V की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से देखो V को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, सॉरी, T1। T1 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको उठा के हम पुट कर देते हैं इस V की जगह, तो अब क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2, और V की जगह आ गया V2 अपॉन T2 इंटू T1। अब टेम्परेचर 1 1 वालों को एक तरफ कर लें और 2 2 वालों को एक तरफ कर लें, यानी इनिशियल स्टेट को एक तरफ करने, फाइनल स्टेट को एक तरफ करने, तो T1 सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको दूसरी तरफ डिवाइड में भेज देते हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा, आवाज़ नहीं आ रही। बाकी सबको तो आ रही। अच्छा, इससे पता चलता है कि अगर P1 V1 डिवाइडेड बाई T1, यानी कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर है P2 V2 डिवाइडेड बाई
T2 के, तो इसका मतलब इनका सबका प्रोडक्ट इंटू रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं P1V डिवाइडेड बाई T हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को इन्होंने नाम दिया शुरू में RM का, PV डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू RM। RM जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर अ सैंपल ऑफ अ गैस। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं हम 1 मोल ऑफ अ गैस की बात कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, फिर नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, ओके सर। मुझे तो मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब जो है अगर मैं इसको मोल ऑफ अ गैस के लिए बात करूं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनरल गैस कांस्टेंट को, और एन जो है वो 1 मोल के लिए बात करता है। तो ये जो फार्मूला है वो आपका बन जाता है PV अपॉन T इज इक्वल टू R फॉर आर रिप्रेजेंटिंग द मोल ऑफ अ गैस। और फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए मैंने इक्वेशन रिप्रेजेंट करी है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा मोल गैस के मौजूद हैं तो ये हो जाएगा PV अपॉन T इज इक्वल टू NR। और अगर टी को दूसरी तरफ भेज दें तो ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी PV इज इक्वल टू NRT केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम आ जाती है आपकी इक्वेशन। एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या करें। अब इससे रिलेटेड जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। और न्यूमेरिकल्स क्या हैं कि देखो आप ज़रा 3 चीज़ों पे फोकस करो। अगर मैं बात कर रहा हूँ बॉयल्स लॉ की, देखो एक चीज़ और एक्स्ट्रा मैं लेकर आऊँगा, बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 बराबर होता है किसके, P2 V2 के, और इसके लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ ने हमें बताया था कि वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर और का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। और जर्नल गैस लॉ की अगर मैं बात करूं तो इसके मुताबिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये 3 लॉज हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर मैं एक और कंडीशन बना लूँ, लॉ नहीं एक कंडीशन बना लूँ, तो एक कंडीशन और हमारे पास आ सकती है, और वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं PV जो है वो किसके बराबर होता है, NRT के बराबर होता है। तो PV इज इक्वल टू एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एन जो है वो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, RT। तो PV, अब M को मैं ज़रा नीचे लिया था, M डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू RT अपॉन M। इससे ये पता चलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी किसी गैस की बात करें तो वो कांस्टेंट ही होगा उस गैस का। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो पी वी अपॉन एम भी कांस्टेंट होता है। पी वी अपॉन एम भी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं 2 डिफरेंट स्टेट के लिए इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, तो 2 डिफरेंट स्टेट के लिए फार्मूला बन जाएगा P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2। तो ये कितने फार्मूले हो गए आपके पास, 4 फार्मूले हो गए। और एक बहुत ही जनरल फार्मूला PV इज इक्वल टू NRT, वो तो आपके पास मौजूद है ही। अब हमने ये देखना होता है जो हमें डेटा गिवन है उसके अंदर वॉल्यूम प्रेशर का ताल्लुक है, वॉल्यूम टेम्परेचर का ताल्लुक है, वॉल्यूम प्रेशर मास का ताल्लुक है, किन चीज़ों से उसने रिलेट करा है ये हमें देखना होता है। जिन चीज़ों की भी वो बात कर रहा होगा उसी के हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर वो प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा है, कह रहे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम बॉयल्स लॉ समझ जाएंगे। अगर वो कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहा है तो समझ जाएंगे कि चार्ल्स लॉ है। और अगर तीनों में से कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है इनिशियल और फाइनल स्टेट में, तो हम समझ जाएंगे जनरल गैस लॉ है। और अगर कहीं ना कहीं मास की भी बात हो रही है तो वो जो थर्ड फॉर्म हमने ड्राइव करी है इसकी, हम समझ जाएंगे दिस इज मास इक्वेशन, मास से रिलेट कर रहे हैं इसे। तो अब ज़रा न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। ये फार्मूला अपने पास कॉपी कर लेना। ऑल दो के ये फार्मूले शुरू के जो 3 है ये तो आपके केमिस्ट्री के ही फार्मूले हैं। अच्छा, अब ज़रा इस न्यूमेरिकल की तरफ, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है एन
एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है इसका 112 लीटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपसे कहता है कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर्स। यानी कि अभी इनिशियल फाइनल की बात है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर दो प्रेशर दिए हुए, दो मास दिए हुए, दो वॉल्यूम दिए हुए, दो टेम्परेचर दिए हुए, तो इससे हम अंदाज़ा लगा देते हैं इनिशियल और फाइनल का न्यूमेरिकल है। अगर एक ही चीज़ दी हुई है तो फिर वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुझे वॉल्यूम दिया, पहला मैंने इसको कह दिया वी, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 112 लीटर। अब कहता है मास जो है वो उसका 3 kg है। मास जो है वो उसका कितना है? 3 kg है। और उस वक्त जो प्रेशर है वो कितना है? 18 एटमॉस्फेयर है, ATM, ठीक है। हाउ मच एयर वुड बी फोर्स इनटू द टैंक? कितनी गैस हम और उस टैंक में डाल सकते हैं? इसका मतलब इससे पता है क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, उसी टैंक के अंदर डालना है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक के अंदर गैस के सपोज करो कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सपोज करो 6 मॉलिक्यूल्स गैस के मौजूद हैं। और ये जो है 112 लीटर का एक क्यूबिकल बॉक्स है। मैं इसमें और मॉलिक्यूल्स इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। कितने प्रेशर पे कह रहा है? अगर प्रेशर जो है मैं इसका 21 ATM कर लूँ, यानी कि प्रेशर बढ़ा दूँ, तो कितने और मॉलिक्यूल्स मैं इसमें ऐड अप कर सकता हूँ? तो ये हो गया इनिशियल प्रेशर, ये हो गया फाइनल प्रेशर, ये हो गया इनिशियल मास, और अब कोई होगा इसका फाइनल मास M2, जो कि मुझे नहीं पता। लेकिन इसने मुझसे M2 नहीं मांगा, इसने मुझसे मांगा है कितने और मॉलिक्यूल्स में डाल सकता हूँ। तो एक जो होगा वो मेरा M1 होगा, और जो मैं इससे न्यूमेरिकल से सॉल्व करके निकालूंगा वो मेरा M2 होगा। तो कितने मैंने मज़ीद डाले हैं कैसे निकालूंगा? M2 को माइनस करूंगा M1 से, तो पता चल जाएगा कितने मॉलिक्यूल्स मज़ीद फोर्स्ड इनटू द टैंक करे हैं हमने, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो है V1 और V2 दोनों सेम रहेंगे, V1 भी वही है और V2 भी वही है, क्योंकि उसने कहा उसी टैंक के अंदर हमने ये काम करना। अब कंडीशन से पता चल रहा है क्योंकि मास गिवन है ना आपको, तो मास गिवन होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि मास वाला रिलेशन लगता है, और मास वाला रिलेशन आपका क्या है? मास वाला रिलेशन है आपका P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2। P1 की जगह क्या रखूँगा? इनिशियल प्रेशर। जब प्रेशर 18 था, वॉल्यूम तो 112 ही था, मास उस वक्त कितना था? 3 kg, ठीक है। फिर प्रेशर जो है वो कह रहा है मैंने 21 कर दिया, वॉल्यूम तो अभी भी 112 ही था, डिवाइडेड बाय, अब बताएं मास क्या हो जाएगा जिसको M2 कह दिया। अच्छा, वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम जो है आपका सेम है, ठीक है। बाकी अगर ये कैंसिल करना चाहें, 3 × 1 3 × 6, ठीक है। M2 को ऊपर भेजें, 6 को डिवाइड में भेजें, तो क्या हो जाएगा? M2 ऊपर आ गया और ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय 6। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 21 डिवाइडेड बाय 6 किसके बराबर होता है? 21 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3.5, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आ गया M2, वो कितना आ गया? M2 इज इक्वल टू 3.5 किलोग्राम। अब याद रखो ये फाइनल वॉल्यूम आया है। उसने हमसे ये पूछा है कि मज़ीद कितना आपने मास जो है वो उसके अंदर ऐड करा है। ये हमारे पास फाइनल मास आया है, आपने कितना मास मज़ीद ऐड करा है वो बताएं। तो भाई पहले मास उसका 3 था, अभी जो है वो हो गया 3.5, तो कितना मास हमने ऐड करा होगा? किस तरह निकालेंगे? M2 को M1 से माइनस कर देंगे सिंपली। तो M2 को M1 से माइनस करें, 3.5 को माइनस करें 3 से, तो कितना आ जाएगा? 0.5। इसका मतलब मज़ीद जो हम उसके अंदर मास ऐड कर सकते थे टैंक में, वो कितना था? 0.5 था। क्लियर है?
अच्छा जी, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपका, जिसके अंदर आपसे कह रहा है सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, फिर शेयर कर देता हूँ भाई। अब हो रही है। अभी आगे मजीद कुछ सॉल्व नहीं करा, यहाँ पर मैंने एंड कर दिया। जब आप माइनस करेंगे M2 को M1 से तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपने निकालना है चेंज इन मास, यानी कितना मास आपने मजीद ऐड करा है, तो आप M2 को माइनस कर लेंगे M1 से। तो M2 कितना है आपका, M2 है 3.5, और M1 कितना है आपका 3, दोनों को माइनस करें कितना आंसर आ रहा है 0.5। तो कितना मास आपने मज़ीद ऐड करा है ये आपको पता चल जाएगा। 0.5 ग्राम मज़ीद आपने ऐड करा है। ऑलरेडी जो वहाँ पर था वो कितना था, 3 तो था वहाँ पर। अब आ जाएं अगले सवाल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11.3 आपकी बुक की, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर ये मैं आपसे खुद सॉल्व करें आप लोग। इसके अंदर इसने कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस, यानी कि 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस की बात कर रहा है। तो एन की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं। नंबर ऑफ मोल की जो वैल्यू है वो आप क्या ले सकते हैं डेटा के अंदर, एन की वैल्यू आप ले सकते हैं 1। कहते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना ले सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 273 केल्विन। और अब प्रेशर ऑफ 180 एम, प्रेशर कितना आप लेंगे 180 एम, 180 एम, और इसको कन्वर्ट करें 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू आपको मालूम है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो अब कौन सा फार्मूला लगेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट वाला तो नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट तो है नहीं। तो नमाज का ब्रेक लेते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। ये न्यूमेरिकल वैसे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, जब मैं वापसी हो तो आप मुझे आंसर बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलो ओके। अच्छा जी, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या है आपका 0.0224 मीटर क्यूब के अंदर। और अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं। तो आपके पास लीटर में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके बुक की एग्जांपल्स। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ऑल्दो को ये सॉल्व करना जो है वो आपका टास्क है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इन तमाम सवालात के आइडियाज़ दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी कि मैं यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा कन्वर्ट, जहाँ पर P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू P2 V2 डिवाइड T2, यानी कि सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर हो, तो वहाँ कन्वर्ट ना भी करो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यूनिट का ख्याल रखना। अगर टेम्परेचर उसने सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप भी अपना जवाब में सेंटीग्रेड देना है। अगर उसने वॉल्यूम लीटर पे दिया हुआ है आप भी लीटर में देना। अगर उसने एटमॉस्फेरिक में प्रेशर दिया हुआ है आप भी एटमॉस्फेरिक में आंसर देना। तो सिर्फ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, if you have a balloon inside a car at noon during a hot summer day, the balloon molecules inside will increase in pressure. क्या ये बात सही है, डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, चार्ल्स लॉ ने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया था, ठीक है। अगर जो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अब इसके हिसाब से अगर मेरे पास एक बैलून है, ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। आप एक बैलून लें, उसके अंदर गैस भरें, ठीक है, और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। जब आप चेक करेंगे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आपने बैलून रखा है पहले उसका वॉल्यूम कुछ और था, जब आप उसको कूल डाउन कर लेंगे रेफ्रिजरेटर से जब निकालेंगे तो चेक करेंगे उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो चुका होगा, डिक्रीज़ हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, balloon molecules that will increase in pressure। प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है, तो भाई जो चार्ल्स लॉ है उसने डिस्कस किया था टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन। आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। जब चार्ल्स लॉ की बात की जाती है तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब ऑल दो के हो सकता है प्रेशर बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन जनरली
चार्ल्स ने जो बात की थी वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की थी, तो उस लिहाज से ये फॉल्स है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, अगर ये वॉल्यूम की बात कर देता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो हम हाँ कहते हैं क्योंकि हॉट समर डे है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसकी बात पे एग्री किया जा सकता था। लेकिन इसने प्रेशर का बोल दिया, जबकि प्रेशर तो चार्ल्स ने कहा था कांस्टेंट रखते हैं, तो इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इन अ नाइट्रोजन गैस has occupied a volume of 500 ml at a pressure of 0.971 atm. What volume will the gas fill at the pressure of 1.50 atm assuming the temperature remains constant? अब देखो यहाँ पर हिंट मैं आपको क्या दे रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस है और उसका आपको पहला वॉल्यूम उसने दिया हुआ है, ये हो गया आपका V1, इसको कह सकता हूँ मैं V1, और ये गया आपका P1, प्रेशर दे दिया। वट वॉल्यूम विल बी द गैस, वॉल्यूम क्या होगा, इसका मतलब V2 रिक्वायर्ड है और प्रेशर जो है कितना हो चुका है, P2 गिवन है। तो आपने इस वाले सवाल में क्या निकालना है, V2 निकालना है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कौन सा ऐसा लॉ था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, वो लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो हम जानते हैं वो लॉ था आपका बॉयल्स लॉ, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। तो उसके मुताबिक the product of pressure and volume will always remains constant। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी और आप V2 आराम से P2 को डिवाइड में भेज के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लें, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है, ताकि वेरीफाई कर ले क्या आंसर आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी आगे। अच्छा, अगला जो सवाल है इसके अंदर आपसे कह रहे हैं कि एट अ प्रेशर ऑफ एट अ प्रेशर ऑफ 5 atm, प्रेशर आपको दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ P1 है। अ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइड 40 लीटर्स, कितना वॉल्यूम उसने ऑक्युपाइड करा है, V1। वट वॉल्यूम मतलब V2, अगर प्रेशर जो है 1 atm हो जाए, इसका मतलब ये हो गया आपका P2। तो बिल्कुल सेम सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वही क्वेश्चन नंबर 2 है। अप्लाई सिर्फ वैल्यू से रिलेटेड चेंज है और यूनिट से रिलेटेड चेंज है, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है। तो इसे भी सॉल्व कर लें, इसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला देख लें। तीसरे वाले सवाल के अंदर आपसे पूछ रहा है अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस। कहता है टेम्परेचर को मैं चाहता हूँ कि वो कांस्टेंट ही रहे,
लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, ये भी बॉयल्स लॉ ने बता दिया है। ये मैं बॉयल्स लॉ की मदद से कर सकता हूँ। बॉयल्स ने कहा था कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है। इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज। और अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए तो आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें। आप वॉल्यूम कम करते जाएंगे, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, जबकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। दिस वाज डिस्कस्ड इन बॉयल्स लॉ। ठीक है जी। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आज 9 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है जिसका मैं वॉल्यूम कह देता हूँ, और ये है 9.0 लीटर of a chlorine gas is heated from 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 127, यानी कि ये V1 होगा। टेम्परेचर T1 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर T2 आपको दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, बताएं फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। जाहिर सी बात है प्रेशर का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया, बल्कि लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर आप कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं जिक्र करे तो भी कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि भाई बात हो रही है टेम्परेचर की और वॉल्यूम की, तो यहाँ पे अप्लाई होगा चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर होता है किसके, V2 डिवाइडेड बाई T2 के। आपने निकालना है V2, तो V2 बराबर हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाई T2 के। ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आप कन्वर्ट करें सेंटीग्रेड को केल्विन में। उसकी वजह ये है कि एक ही यूनिट में पूरे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है अगर दोनों तरफ सेम चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा वॉल्यूम का, वो भी फिर उसी यूनिट में होगा जिस यूनिट में उसने इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका वॉल्यूम का आंसर आएगा वो लीटर में होगा। क्यों हम यूनिट को नहीं कन्वर्ट करें, क्योंकि देखिए ये भी सेंटीग्रेड में, ये भी सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा। अगर ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, तो केल्विन से केल्विन कन्वर्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कन्वर्ट ही नहीं करते इन सवालात में स्पेशली। कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं इसे। तो V1 को T2 से मल्टीप्लाई करना है। V1 है आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय T2 आपके पास कितना है 127, और डिवाइड किससे करना है T1 से। T1 कितना है आपके पास 27, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 42.3। तो वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा है। और चार्ल्स ने यही कहा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस देन द वॉल्यूम विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो 5 ईयर के अंदर मौजूद हैं। कुछ सवाल जो है वो आपके अल्लाह भला करे बुक के अंदर मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स के अंदर मौजूद हैं। और इवन कुछ सवाल जो हैं वो आपके ये भी हैं जो लेट्स से आपके जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर भी आपको ये सवाल मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और सवाल हैं आपके। एक तो ये है कि आपने वेरीफाई करना है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को यूजिंग प्रेशर इक्वेशन। प्रेशर इक्वेशन आप सबको मालूम है क्या थी, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी वी एवरेज का स्क्वायर। इस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ कैसे वेरीफाई होगा ये आपने करना है, और चार्ल्स लॉ कैसे वेरीफाई होगा। पेपर में एक साल ये आया हुआ है 4 नंबर का सवाल, ठीक है। दूसरी तरफ आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन अ नंबर ऑफ ग्राम इन अ मोल ऑफ अ गैस ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। इसके अंदर कह रहे हैं आपने नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करने इन गैसेस के, हाइड्रोजन के, हीलियम के, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब इसका तरीकाकार क्या है ज़रा ये भी देख लो। देखो एक तो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है
एक तो ये कि भाई अगर आप मोल की बात करें तो मोल के अंदर पार्टिकल से हम आज़ाद हो जाते हैं। क्या आज़ाद हो जाते हैं कि पार्टिकल 6.022 10⁻23 ही होंगे। लेकिन अगर आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो फिर आपको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना होता है और फिर एक पार्टिकल का ग्राम मास आता है। इसने फिलहाल एक मोल की बात करी है, तो इसने बहुत सारे पार्टिकल्स यानी कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स की बात की है। ठीक है, तो अब इस सवाल में जैसे कह रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम इन अ मोल ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो अगर आपको हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम कैलकुलेट करने एक पूरे मोल के, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला है नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एन है कितना? अमोल। अमोल, अमोल का मतलब क्या है? एक मोल। मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक हाइड्रोजन का होता है 1। अगर 2 हाइड्रोजन आ जाए H2 तो इसका मतलब हो गया 2। तो N की जगह आपने रखा 1 मास एज इट इज़, और इसकी जगह रखा 2। 2 को दूसरी तरफ भेज दें, 2 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रहे ये किसका मास है? 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास है। अब मैं आपसे कहूँ मुझे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रोस ने कहा था कि 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ के। तो ये जो मैंने मास निकाला है ये एक मोल का है, यानी कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स का है। और अगर एक पार्टिकल का कहता तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ता। बहरहाल यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपसे कह रहा है कि आपने हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है, तो भाई हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह अगर आपसे कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नाइट्रोजन की बात कर देगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो, एक जो हीलियम है उसका मास होता है 4। ठीक है जी, एक हीलियम, हीलियम के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 4। और अगर दो हैं हीलियम के एटम तो कितना हो गया? 8। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हो गया। और अगर 1 मोल की बात करें तो इतने ही ग्राम हो गए। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का कितना होता है? आई थिंक सो 8 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो इनसे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO। तो CO का मास कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है। ओ, तो 12 कर लेते हैं। कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16 ही होता है। तो 12 हो गया आपका कार्बन का, 16 हो गया आपका ऑक्सीजन का। दोनों को ऐड अप किया कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड कितने ग्राम होंगे एक मोल में, तो फार्मूला लगेगा N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास है 28 और गिवन मास M, तो M कितना निकल के आ गया? 28 ग्राम। ठीक है, ये जो मैंने निकाले हैं सबके ग्राम के अंदर मासेस निकालें, गिवन मासेस। लेकिन कितने पार्टिकल के निकालें? 6.022 10⁻23। और एक पार्टिकल का अगर आपने निकालना हो मास तो आप इसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। इसकी ज़रूरत पड़ती है जो हमने कैलकुलेशन की थी ना वहाँ पर, अगर आपको याद हो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जब भी हमने कैलकुलेट की, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेज है जिनका पेपर के अंदर अमोनिया है, NH3 है। इनके मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम होने चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो कैलकुलेशन के लिए कि आप किस तरह जो है वो एक पार्टिकल का मास और 1 मोल ऑफ अ गैस के मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आखिरी सवाल था आज का। अगर अब कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो डिस्कस किए जा सकते हैं।